वेलकम बैक। कराची में फ्लैट से मियां बीवी और 3 बच्चों की लाशें मिली। मां और बच्चों को गोली मारकर कत्ल किया गया। अपनी दुनिया उजाड़ने के बाद एहसन खुद भी फंदे से झूल गया। एहसन रजा ने अपने पीछे नोट छोड़ा जिसमें लिखा था उसके बीवी बच्चे शहीद हैं। ये भी बताया उसे बहुत से लोगों का कर्ज चुकाना है। मैं सैयद एहसन रजा रिजवी खुदकुशी कर रहा हूँ और मैंने अपने बीवी बच्चों का कत्ल किया है। बच्चे और बीवी शहीद हैं। उन्हें नहीं पता था कि मैं इनके साथ ऐसा कुछ करने वाला हूँ। लव यू ऑल। मंजिल के फ्लैट में एलसीडी पर लगा ये नोट एक बाप का है जिसने 3 बच्चों और बीवी की जान लेने के बाद खुदकुशी कर ली। कराची के शारे फैसल पर वायलेंस गेट के करीब फ्लैट से 5 लाशें मिली। 3 साल का मिकाइल, 5 साल का जिब्राइल, 7 साल की उम्मे हानी और उनकी मां निदा बिस्तरों में ही अबदी नींद सुला दिए गए। रजा ने अलविदाई नोट में वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों से मुआफी मांगी, खुदा हाफिज कहा। लैपटॉप में एक फाइल देखने को कहा। पुलिस ने लैपटॉप में फाइल खोली तो पता चला एहसन को लोगों का कर्ज चुकाना था। अभी आई है मेरे ख्याल से 3-4 महीने हुए इसमें। यहाँ पर भी कोयटा में रहते हैं ये लोग, ससुराल इसकी वहाँ पर है। लड़का बेरोजगार था, मियाँ बीवी में फड्डा चलता रहता था। इनको कोई गारमेंट्स का काम था। परेशान हालत में जो है ना उसने आगे ये काम किया है। एहसन ने नोट में लिखा पिस्तौल अपने दोस्त समी की दुकान से चुराई, उसे कुछ न कहा जाए। एहसन ने बीवी बच्चों को उसी पिस्तौल से कत्ल किया। 3 बच्चे और उनकी वालदा को सरों पर गोली मारकर हलाक किया। इस बंदे ने जिंदा लगाकर अपने आप को भी हलाक कर लिया। और यहाँ से हमें एक पिस्टल और कुछ एम्प्टी बॉल में और फ्लैट से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। नोट में लिखे नामों से तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। उधर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। दोनों मुल्कों के सफीर 26 जनवरी तक वापस लौट सकते हैं। वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी की दावत पर ईरान के वजीर खारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पांच जजों ने वजीर आजम निकाल दिया, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मुझे ना निकालते तो आज मानसहरा में हवाई अड्डा होता, ट्रेन चलती। नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना जान जोकों का काम है। मरियम नवाज ने कहा केपी वालों हाथ जोड़ती हूँ, खुद पर रहम करो, सोच समझकर फैसला करना। यहाँ वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया, आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन 5 जज अपने मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ को ना निकालते, आज मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत ट्रेन होती। ट्रेन इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। जान जोकों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। दावत खिताब दे रहा हूँ मरियम नवाज। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बन। खैबर पख्तूनख्वा वालों, मरियम नवाज हाथ जोड़ के आपसे अपील करती है, अपने ऊपर रहम करो, अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करना। नवाज शरीफ पूछते रहे लेकिन लोगों को पता नहीं था। मानसहरा जलसे में नवाज शरीफ ने कहा मानसहरा का वो खूबसूरत पहाड़ी इलाका कौन सा है, सब खामोश हो गए। नवाज शरीफ बार बार पूछते रहे, स्टेज पर मौजूद लोग फिर भी ना बता सके। फिर नवाज शरीफ ने खुद कहा बटरासी वो खूबसूरत इलाका है। कैसे मानसहरा के मकामी लोग हो, तुम्हें बटरासी का ही नहीं पता? एक तो बड़ा खूबसूरत इलाका है आपका, यहाँ पे कौन सा पहाड़ी इलाका है भाई जी? नहीं, नारायण का गांव तो इधर है ना भाई। ये गड़ी हबीबुल्ला की तरफ जो है रास्ते में क्या है, ये मकामी लोग मेरे सामने बैठे, मैं पूछ रहा, इनको भी नहीं पता क्या नाम है यार, वैली का नाम बटरासी। इनको बटरासी का नहीं पता, ये है मानसेरा के रहने वाले। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुझे 4 नहीं सिर्फ 1 बारी चाहिए, अवाम की किस्मत बदल दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल में जलसे से खिताब, बोले इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। हम नफरत और तकसीम की सियासत दफन करने निकले हैं। सियासी जमातें नफरत तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। भाई भाई से लड़वाया जा रहा है। मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। इस इलेक्शन में अब सिर्फ 2 जमातें रहते हैं। आपने अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। तीर पर थप्पा
लगाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा, 4 नहीं, मुझे एक बार चाहिए। बानी पीटीआई का पैगाम है, इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। बैरिस्टर अली जफर की अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अली जफर ने कहा 8 फरवरी को अवाम खुद घरों से निकले, लीडर का इंतजार ना करें। तमाम उम्मीदवार इतवार से खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाएं। बुनेर में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, पंजाब में लोग खुद बाहर निकले, घर घर जाकर बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाएं। खान साहब की हिदायत यही है कि पंजाब उठेगा और पंजाब खुद उठेगा। सारे कैंडिडेट को हमने हिदायत की है कि खुद चल के जाए। अवाम हम आपके साथ है, सपोर्टर आपके साथ है, आप खुद निकलें, इंतजार न करें कि कब लीडर आए। खान साहब का हर नुमाइंदा, हर वर्कर खान साहब का पैगाम लेके घर घर पहुंचे, हर गली जाएं। इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई है जेल में। अहम पैगाम उन्होंने आज दिया है, 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई की जीत होगी। ये पीटीआई का इलेक्शन नहीं, अवाम की आज़ादी के लिए इलेक्शन है। अवाम को अपनी आज़ादी के लिए ये इलेक्शन लड़ना है। पैगाम भेजा है अपने सारे कैंडिडेट्स को, इतवार से कैंपेन को ओपन कर दें। लोगों को पता है कौन कौन कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, उन्हीं के लिए अवाम वोट करे, मेजॉरिटी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए पीटीआई। पीटीआई के बहुत से आज़ाद उम्मीदवार जीतकर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। आईपीपी के रहनुमा अलीम खान का दावा, कहा बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनके साथ हमने काम किया है और वो राबते में भी हैं। कई उम्मीदवारों ने जीतकर आईपीपी में शामिल होने का यकीन दिलाया है। प्रोग्राम 11th आवर में अलीम खान का इंटरव्यू देखिए आज रात 11:03 पर। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे ना पीटीआई के, टेक्निकली वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होंगे, तो हो सकता है ये लोग भी बाद में इस्तेहकाम का हिस्सा बन जाए। जी बिल्कुल हो सकता है, बाद में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना हो सकता है। इनमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ जाती तौर पे जिनका ताल्लुक भी रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे पुराने दोस्त भी हैं, हम एक पार्टी में रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा राब्ता भी है, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग शामिल हो जाए। कुछ फ्यू इंडिविजुअल ने कमेंट भी किया है कि अगर हम जीते तो बाद में आ सकते हैं। ये तो मैं नहीं बताऊंगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि मैं नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन कुछ लोगों ने किया है कमेंट कि हम आ जाएंगे बाद में। ऐवान सदर में जरदारी की तस्वीर लगती देख रहा हूं। आसिफ जरदारी के बगैर हुकूमत चलना मुश्किल होगा। नून लीग की इलेक्शन में 80 से भी कम नशिस्तें होंगी। बहुत पहले कह चुका PDM 2 हुकूमत बनेगी। फैसल वाउडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। आजाद उम्मीदवार हवा के रुख के साथ चलेंगे। हवा का रुख किस तरफ है ये अदालती निजाम ने बता दिया है। हमारा अदालती निजाम है, जब चाहे 6 को 9 कर दे, जब चाहे 9 को 6 कर दे। पीपल्स पार्टी का चंद दिन में सब इदारों को कबूल करने का बयानिया भी सब देखेंगे। 100 सीटें हैं, 80 से कम है। देन इट इज अ PDM गवर्नमेंट, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ PDM 2 सर मैं आप ही के शो पे बहुत पहले कह चुका था। पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठे बैठेंगे। देखिए काशिफ साहब, अगर तो हुकूमत 7-8 महीने 11 महीने तो चलनी है तो फिर तो नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा मुआवजा कोई अल्लाह की तरफ से होगा तो 2 साल होगा, ठीक है, वरना 11-12 महीने के। तो देखिए जरदारी साहब का बगैर तो गवर्नमेंट चलना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, बिकॉज PTI निकल गई है गेम से। आजाद उम्मीदवार को तोड़ने की जरूरत नहीं है। आजाद उम्मीदवार विंड की डायरेक्शन देगा, विंड की डायरेक्शन आपको निजाम ने दिखा दी, अदालती निजाम ने किस तरफ चल रही है। ये अदालती हमारा इंसाफ का निजाम है ना, वो जब चाहे 9 कर देता है और जब चाहे इसको 6 कर देता है। तो रिजल्ट तो आपको इस इंसाफ के निजाम से पता करना है। जब जिस वक्त जिसकी मर्जी आती है 6 करता है, जिसकी मर्जी आती है उसी को 9 कर देता है। लेकिन अगर आप मुझे जरदारी साहब को उसमें रोल नहीं होगा तो जरदारी साहब के रोल के बगैर आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, मैंने सुना। बिल्कुल, मुझे तो प्रेसिडेंसी में तस्वीरें उनकी लगती हुई नजर आ रही हैं। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। वो तो PI की फ्लाइट से मैंने मंसूब किया हुआ। PI की फ्लाइट आज भी मैं था फ्लाइट पे तो कैंसिल हो गई थी। अभी टेलीविजन आती है। सुना बिलावल साहब की तकरीर पे कल बड़ा रोला पड़ा, वो जो खलाई मखलूक कह दिया था उन्होंने। आने वाले कल में पीपल्स पार्टी का एक बयानिया पब्लिकली देख लेंगे, ऑन करने वाला। पीपल्स पार्टी ऑन करेगी अपने पाकिस्तान की जितने भी इदारे हैं सबको, सब। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी PTI से बदतमीजी की, हमशीरा अलीमा खान का इल्जाम। साइफर केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुपरिटेंडेंट ने वजह पूछी तो बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें तुम कहकर मुखातिब किया। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील जल्द सुने ताकि बानी PTI रहाई पाकर इलेक्शन लड़ सकें।
میں عمران خان بات کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ نے انہوں نے آ کے ان کے ساتھ سخت کلامی کی اور بدتمیزی بھی کی. ہم نے ان سے پوچھا آپ نے خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ انہوں نے مجھے تم کہہ دیا تھا. حمزہ وغیرہ تو ملازموں کی طرح رکھتے تھے ساری پولیس کو. سپریم کورٹ میں درخواست لگی ہوئی ہے پچھلے 1 مہینے سے، التجا کرتے ہیں کہ وہ آپ سن لیں کہ کنوکشن ختم ہو کہ تاکہ نااہلی ختم ہو سکے. وہ ختم ہوگی تو ان کی نااہلی ختم ہوگی تاکہ عمران خان الیکشن میں کھڑے ہو سکیں. کبھی نہیں کہا ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. شوکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ نہیں کیا. سابق DGISI فیض حمید نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کیس میں جمع کرائے گئے جواب میں فیض حمید نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام مسترد کر دیا. کہا شوکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں. انہوں نے اپنی تقریر اور جوڈیشل کونسل کے سامنے ملاقات کا ذکر نہیں کیا. وہ خود مان چکے کہ مبینہ ملاقات میں کی گئی درخواست رد کی گئی تھی. ہائی کورٹ میں بینچز کا اختیار شوکت عزیز صدیقی کے پاس نہیں، چیف جسٹس کے پاس تھا. مرضی کا بینچ بنوانا مقصود ہوتا تو رابطہ بھی چیف جسٹس سے کیا ہوتا. شوکت عزیز صدیقی کے الزامات بعد میں آنے والے خیالات کے مترادف ہیں. سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انور قاسی نے بھی جواب جمع کرا دیا. انہوں نے بھی شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کو مسترد کر دیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے نے بھی اپنے جواب میں شوکت عزیز صدیقی سے ملاقات اور الزامات کی تردید کر دی. فیض حمید نے کیس کے لیے وکیل خواجہ حارث کی خدمات حاصل کر لی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات. آئس پیار نے بتایا ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. جنرل سید عاصم منیر نے کہا پاک چین تعلقات دونوں ملکوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے اہم ہیں. علاقائی امن و استحکام کے لیے تعلقات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا پاکستان اور چین ہر موسم کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کرکٹ بورڈ کے اگلے چیئرمین. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے PCB گورننگ بورڈ میں اپنا امیدوار نامزد کر دیا. محسن نقوی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ بننے کی تصدیق کر دی. ذکا اشرف کا استعفی منظور کر لیا گیا. پنجاب کی نگراں حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا. تیز رفتار ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اس دور کو محسن اسپیڈ کا نام دیا جا رہا ہے. محسن نقوی نے عہدہ سنبھالتے ہی پروٹوکول نہ لینے کا اعلان کر دیا تھا. نگراں صوبائی حکومت کامیابی سے چلانے کے بعد اب انہیں چیئرمین PCB نامزد کیا گیا ہے. محسن نقوی کو چیئرمین PCB لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر ان کی کارکردگی ڈھکی چھپی نہیں. میں 1 روپیہ بھی حرام کھانے والے پہ لعنت بھیجوں. بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کام کرتے ہوئے محسن نقوی کو سال مکمل ہو گیا. انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام لکھا کہ وہ لگن سے کام کرنے والی اپنی ٹیم کی محنت اور کارکردگی پر شکر گزار ہیں. سال بھر کے اس سفر میں تعاون کرنے والے ہر شخص کا تہہ دل سے شکریہ. محسن نقوی نے سال بھر میں جس پھرتی سے کام کیا لوگ اسے محسن اسپیڈ کے نام سے یاد کرنے لگے ہیں. آپ نے مجھے بھی کئی میل پیچھے چھوڑ کے محسن نقوی اسپیڈ سے آپ نے کام کیا ہے. محسن نقوی نے دھند میں کمی لانے کے لیے پہلی بار لاہور میں مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ کیا. اس اقدام کے نتیجے میں لاہور کی قابو سے باہر دھند قدرے کنٹرول میں آئی. شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل رین ہو گئی. پہلا مشن تھا اس میں 48 فلیئر فائر کیے. لاہور شہر میں سفاری زو اور لاہور زو، بند روڈ ایکسپریس کوریڈور، رنگ روڈ SL3 منصوبہ، شادرہ فلائی اوور، امامیہ کالونی، کیولری گراؤنڈ انڈر پاس، کیپٹن کرنل شیر خان فلائی اوور، اکبر چوک فلائی اوور سمیت کئی سفری منصوبوں کا آغاز اور افتتاح بھی کیا. گجرانوالا، ساہیوال، فیصل آباد سمیت کئی شہروں اور دیہات میں نئے منصوبے شروع کیے. پولیس شہیدوں کے خاندانوں کے لیے 1 ارب کے فنڈ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا. کاٹن کی کاشت بڑھانے کے لیے ریسرچ کی خاطر 100 کروڑ کے فنڈ کے قیام کا اعلان کیا. بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، جس کے بعد پنجاب بھر میں ریکارڈ تعداد میں لائسنس بنوائے گئے. نگراں صوبائی حکومت کا پہلا پیپر لیس اجلاس ہوا. ایک دن میں 16,000 لائسنس بنے صرف لاہور میں. یہ بھی ریکارڈ ہے.
पंजाब की निगरान सूबाई हुकूमत ने 53 अरब का खुसूसी रमजान रिलीफ पैकेज दिया। बीबी पाक दामन और हजरत दाता गंजबख्श के मज़ारों की तौसीह की गई। हुकूमत पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल कायम करने का ऐलान किया। 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशनों की मंजूरी दी। कच्चे में डाकुओं और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। प्रेस क्लबों और बार एसोसिएशनों को करोड़ों की ग्रांट दी। सहाफियों को प्लॉट देने का ऐलान किया। हमने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और कैमरामैन जो हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है। 2300 प्लॉट होंगे। मोहसिन नकवी के 1 साल की कारकर्दगी को अवामी हल्के बेमिसाल करार दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्रिकेट के बिगड़ते मामला संभालने के लिए एक ऐसे ही मुस्तैद, पुरएतमाद और फाल शख्स की जरूरत है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गवादर में मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा रमा बर्स ऑपरेशनल हो जाएगा। रिपोर्ट कर रही हैं मुस्तफा खान तरी। ग्वादर में गहरे पानी की बंदरगाह की तामीर अब ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फालियत से न सिर्फ फासले सिमट जाएंगे बल्कि ग्वादर में पहले से जारी माशी सरगर्मियों के साथ सरमायाकारी का अमल भी तेज हो जाएगा। $240 मिलियन की लागत के हामिल इस मंसूबे में पाकिस्तान के अहनी दोस्त चीन का कलीदी किरदार रहा। इस प्रोजेक्ट का जो डिजाइन है वो इनिशियली हमने नेस्पाक से बनाया था, बाद में फिर चाइनीज ने उसमें अपने हिसाब से चेंजेस करके तो फाइनल डिजाइन चाइनीज का है। 4300 एकड़ रकबे पर मुहित न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोटे बड़े तैयारों के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहेगा। यहाँ पर A380 लैंड कर सकता है, जो कि सिर्फ इस्लामाबाद और कराची पे कर सकता है। इसमें फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए वाइड हमारे पास रेंज है एक्सपेंशन की, तो अल्टीमेटली ये मीट करेगा इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट को। सीपेक का बुनियादी महवर मुस्तकबिल करीब में पूरे मुल्क का माशी हब बनने जा रहा है, जिसमें दीगर बहुत सारे मंसूबों और इकदामात के साथ न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल और मुतहरिक किरदार अदा करेगा। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये इम्तियाज हासिल है कि रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इम्कान है कि ये रवा साल ही ऑपरेशनल हो जाएगा। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल के साथ मुस्तफा खान तरीन, ARY न्यूज ग्वादर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।